एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली कंसेप्ट के बारे में। क्या है डी ब्रोगली कंसेप्ट, हमें उससे क्या पता चलता है, कैसे उसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या होता है, डी ब्रोगली ने हमें क्या बताया। तो देखिए, डी ब्रोगली ने हमें ये बताया कि लाइक एवरी लाइट रेडिएशन, हर लाइट रेडिएशन की तरह ही मैटर वेव जो होती है, जो मैटर होता है, मैटर भी हमें एक वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर शो करता है। सीधी भाषा में अगर हम बोले, डी ब्रोगली ने हमें ये बताया कि मैटर जो होता है वो लाइट की तरह वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर शो करता है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक ये मैटर है, एनीथिंग हियर दैट आई हैव, ठीक है, दिस इज मैटर विद मी, ओके। तो ये होगा, ये वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर दोनों शो करेगा, ये हमें बताया डी ब्रोगली ने। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी, यहाँ पर लिखिए साथ साथ, लाइक लाइट रेडिएशन, एवरी मैटर possess both wave character and particle character ठीक है, ये हमें बताया डी ब्रोगली में, ये हमने पढ़ा डी ब्रोगली कंसेप्ट में कि हर मैटर जो होता है वो लाइट रेडिएशन की तरह वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर शो करता है। ठीक है, तो ये जो वेव प्रोड्यूस हुई अभी, ये जो वेव अभी प्रोड्यूस हुई, इस वेव को हम जानते हैं मैटर वेव के नाम से, मैटर वेव, या फिर और हम इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। दो नाम से इस वेव को जाना जाता है, मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। ठीक है, अब एक छोटा सा डेरिवेशन आता है हमारे पास यहाँ पे डी ब्रोगली कंसेप्ट में। देखो, वी नो दैट ई जो होता है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, ये हमने पढ़ा है ना। इसको दोबारा से लिखती हूँ यहाँ पे अच्छे से। ई जो होता है हमारे पास, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, हमें पता है ना, मैंने इसको 1 लेट कर दिया। ऑल्सो वी नो दैट ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, है ना, ये दो चीज़ें हमने पढ़ रखी है। तो ये 1 हो गया, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये हो गया 2 हमारे पास, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब दोनों हमारे पास ई के बराबर है, एच न्यू भी ई के बराबर है, एम सी स्क्वायर भी ई के बराबर है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ देयरफॉर आई कैन राइट दैट एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, है ना, ये मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ओके, देन हमने एक और चीज़ पढ़ी है स्टेट्स ऑफ मैटर में, दैट सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये हमने पढ़ा है दैट सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, वी नो सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा है। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर नहीं है तो रिवाइंड करके देख लो। E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, हमें पता है। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है, हमें पता है। दोनों E के बराबर हैं, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हो गया। अब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही ये चीज़ पढ़ी है दैट C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो हमने यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाली C बाय लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग वैल्यू ऑफ न्यू, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ न्यू इन 3, हम न्यू की ये वैल्यू को 3 में पुट करेंगे। तो यूजिंग न्यू इन 3 हमको क्या मिलेगा, अगर हम ये वैल्यू न्यू की यहाँ पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, है ना, एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी, है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो एम सी नीचे आ जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एच अपॉन एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। और ये आपका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन देखो अब क्या है ना, हम यहाँ पर
जो c होता है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। c वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम देखो डी ब्रोगली कंसेप्ट में किसके बारे में बात कर रहे हैं, डी ब्रोगली कंसेप्ट में हम बात कर रहे हैं मैटर के बारे में, है ना। तो c अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो वो मैटर के केस में तो यूज नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे v, ठीक है। वी नो, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे दैट वी नो c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, therefore we will use v, ठीक है। इसलिए हम वेलोसिटी के लिए v यूज करेंगे, therefore velocity of matter is equals to v, ठीक है। तो c की जगह अगर हम v डाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, और ये बनेगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज करने वाला फॉर्मूला h अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। लैम्डा वेवलेंथ, जिसको हम यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से भी जानेंगे। h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 6.626 × 10⁻⁻34। m है हमारे पास मास, v है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो एक और चीज़ हमने पढ़ रखी है दैट वी नो, हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है, व्हाट इज मोमेंटम, p इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv के बराबर होता है ना। तो ये जो p इज इक्वल्स टू mv की वैल्यू है, इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूंगी, mv की जगह p अगर मैं पुट करूंगी तो मेरे पास लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। ये आपका एक और फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे डी ब्रोगली कंसेप्ट पूछा जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी जाएगी तो आपको ये करना है, ओके। तो अब आपके पास ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास कि हॉकी बॉल जो है, व्हाई हॉकी बॉल डज नॉट सीम्स टू मेक वेव, ठीक है। आप क्वेश्चन साथ साथ लिख लो वीडियो पॉज करके, व्हाई हॉकी बॉल डज नॉट सीम्स टू मेक वेव। हॉकी बॉल जो होती है वो वेव क्यों नहीं बनाती है, हम क्योंकि हमने तो पढ़ा कि मैटर जो होता है वो वेव कैरेक्टर भी शो करता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करता है। डी ब्रोगली ने तो यही बताया ना कि मैटर जो होता है वो वेव की फॉर्म में जाता है ना। तो हॉकी बॉल जो है वो भी तो मैटर है, वहाँ पर हमें वेव्स बनती क्यों नहीं दिखती, हॉकी बॉल ऐसे क्यों जाती है, ऐसे क्यों नहीं जाती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके लिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए जब हमने डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ा ना, तो वी वर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो वेव्स बनाता जाता है, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एम वी, हमने h अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी हमने पढ़ा, ये है ना। तो देखो वेवलेंथ जो है, यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि वेवलेंथ जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वी कैन से दैट वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, देखो पहले तो देखो इस चीज का मतलब समझो, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब क्या है कि मास जितना कम होगा, लैम्डा वेवलेंथ जो वेव बनेगी वो उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना ज़्यादा कम होता है ना, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kgs, इतना कम होता है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है इसलिए इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। व्हाट इज वेवलेंथ, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है इस वजह से हमको वो वेव्स बनाता हुआ दिखता है, इसीलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स होती हैं वो इतनी बड़ी दिखती हैं हमको ऐसे इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसे दिखती है क्योंकि उसका मास इतना कम होता है, तो वेवलेंथ बढ़ गई। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन से कुछ भारी चीज़ ले लूँ, ठीक है, मैंने कुछ और भारी लिया, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी लिया मैंने कुछ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी है तो मास उसका बढ़ा तो वेवलेंथ और कम होगी, तो उसकी वेवलेंथ और कम हो गई, उसकी वेवलेंथ इतनी हो गई, ठीक है। अब हॉकी बॉल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हॉकी बॉल अगर आपने हाथ में उठाई है तो आपको पता है वो कितनी भारी होती है। क्या हॉकी बॉल भी ना होगी, कोई कॉस्को की बॉल ले लो, कोई भी बॉल ले लो, ठीक है, वो कितनी भारी होती है, ठीक है। तो उसका मास कितना ज़्यादा हो गया है ना। इलेक्ट्रॉन का मास जो -31 kgs की पावर 10⁻³ -31 kgs में जा रहा है,
हॉकी बॉल के सामने तो उसका मास कितना कम है, हॉकी बॉल इतनी भारी होती है। तो हॉकी बॉल आपके पास इतनी भारी होती है ना, तो वो उसका मास इतना ज़्यादा, तो वो वेवलेंथ जो बनाती है ना, उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि हम अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हॉकी बॉल वेव नहीं बनाती, हॉकी बॉल वेव बनाती है, लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि हम उसको अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते हैं, और वो इतना धीरे धीरे जाती है कि हमको लगता है कि वो वेव ही नहीं बना रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन था व्हाई हॉकी बॉल डज नॉट सीम्स टू मेक वेव। यहाँ से हमें उसका आंसर मिल गया, एंड आई गेस आपको क्लियर भी होगा। तो आप आंसर अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, या फिर आप सिंपल लिख लीजिए, ड्यू टू हाई मास wavelength made by the hockey ball is very less which cannot be observed by our eyes। सिंपल रिवाइंड करके, अगर दोबारा सुनना है रिवाइंड करके दोबारा पॉज करके आप आंसर लिख लीजिए। ड्यू टू वेरी हाई मास वेवलेंथ मेड बाय द हॉकी बॉल कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय आवर आईज। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ आंसर बनता है इस क्वेश्चन। अब आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हम काफ़ी सालों से पढ़ते आए हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² के बराबर होता है ना। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग RHS, राइट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग RHS बाय m। राइट हैंड साइड में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं m से। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m से, तो हमारे पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² इंटू m अपॉन m, है ना। जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, m² v² अपॉन m, है ना, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और m इस साइड आ जाएगा हमारे पास, तो 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv, m² v² को हम mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से mv का होल स्क्वायर आ गया। अब इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक हमने क्या किया, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² का बराबर होती है, हमें पता है। हमने राइट हैंड साइड में m से ही मल्टीप्लाई और m से ही डिवाइड कर दिया। m से मल्टीप्लाई करा, m² v² डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय m। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 और m हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के पास, और यहाँ पर हमारे पास m² v² था, m² v² को हम mv का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पर आकर वो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर क्या पढ़ा था, दैट वी नो लैम्डा इज इक्वल्स टू mv। ये चीज़ हमने पढ़ी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, है ना। अब देखो यहाँ पे भी mv है, वहाँ पे भी mv है, तो इसको अगर मैंने 1 लेट कर लिया और इसको मैंने 2 अगर लेट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ दैट यूजिंग 1 इंटू 1 यानी mv की हमारे पास जो वैल्यू आई, मैं वहाँ पर mv की जगह अगर पुट कर देती हूँ ये वैल्यू, तो हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर द रूट 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और ये बनता है हमारा इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ नहीं आया रिवाइंड करो, दोबारा सीखो, नोट करो कॉपी में अपने पास, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारे पास एक और रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन
काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी न्यू और काइनेटिक एनर्जी के बीच में आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम कैसे शुरू करेंगे, देखो C इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था न्यू लैम्डा, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैटर की, ठीक है। तो C वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो वी नो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, है ना, ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आई है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी की, मैं ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करूँगी, तो ये अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू न्यू एच अपॉन एम वी, है ना। v इज इक्वल्स टू न्यू, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो v और न्यू में, मैं इसको दोबारा अच्छे से लिख देती हूँ। v इज इक्वल्स टू न्यू इंटू एच अपॉन एम वी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू न्यू एच, ये हमारे पास एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू न्यू एच आ गया, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो नो वन मोर थिंग, काइनेटिक एनर्जी के साथ डिराइव करना है। वी नो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास एम वी की वैल्यू तो आ ही गई थी, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। अगर मैं इस वैल्यू को वहाँ पर पुट करती हूँ, इसको लेट अस सपोज इसको हमने 2 लेट कर लिया, है ना, तो यूजिंग 1 इन 2 हमारे पास क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ न्यू एच, है ना। और यहाँ से मेरे पास अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू न्यू एच, और वहाँ से हम न्यू की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच इज इक्वल्स टू न्यू, और ये बनता है हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिलेशन। न्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच, आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी है हमारे पास। इनफैक्ट ये जो हमारे पास आया था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर द रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी तो है ही है, ठीक है। तो अभी तक हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ लिया, क्या होता है डी ब्रोगली का कंसेप्ट पूरा समझ लिया, क्या होता है, रिलेशन समझे हमने दो, काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं हम, एंड देन उस एक क्वेश्चन के बाद वी विल एंड दिस लेक्चर हियर। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, साथ साथ आप भी लिखिए, मैं यहाँ पर लिख ही रही हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेवलेंथ, what is the wavelength, what is the wavelength of an electron moving with 3 into 10 raised to the power 10 meter per second velocity, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन गिवन है आपको, और आपको ऑप्शन भी गिवन है 4 यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन 1 है आपके पास 2.4 इंटू 10 की पावर 10 मीटर्स, ऑप्शन 2 है आपके पास 1.4 इंटू 10 की पावर 12 मीटर्स, ऑप्शन 3 आपके पास है 2.4 इंटू 10 की पावर 12 मीटर्स, एंड आप ऑप्शन 4 आपके पास है 1.4 इंटू 10 की पावर 10 मीटर्स। क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढनी है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, 3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। लैम्डा ढूंढना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है ना। लैम्डा ढूंढना है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट,
इलेक्ट्रॉन गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कितना होता है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजीज। मास हम लेंगे केजीज में यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी भी आपको दे दी है, तो जल्दी से हम वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। एच की वैल्यू जिसको नहीं पता, एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, एच इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजीज इंटू वेलोसिटी हमें गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में नहीं मिलेगा, तो हम आदत भी नहीं डालना चाहते कैलकुलेटर यूज़ करने की। 6.626 डिवाइडेड बाई 9.11 डिवाइडेड बाई 3, हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 मीटर्स। हमारा जो वेवलेंथ आएगी यहाँ पे दैट विल बी 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 मीटर्स, हमारा यहाँ पर बनेगा सही आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे क्वेश्चंस। फॉर्मूले आपको पता ही है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, एक फॉर्मूला 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, और एक फॉर्मूला हमारे पास वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर द रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।